को टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। भाई साहब से जुड़ जाएंगे, 5-1 मिनट में जुड़ जाएंगे, लोग जुड़ेंगे और अपन बैठक शुरू करते हैं जब तक जुड़ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज के प्रबुद्ध वर्गों की आज बैठक संपन्न होने जा रही उज्जैन नगर की। आज की बैठक में हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय अजय प्रताप सिंह जी भाई साहब सीधी से सांसद राज्यसभा हमारे बीच हैं, वो हमें संबोधित करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भगदत्त सिंह जी कुशवाहा साहब भी हैं हमारे साथ। तो मैं आदरणीय भाई साहब अजय प्रताप सिंह जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो संबोधित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। थोड़ी भूमिका में रख देता हूँ जी अध्यक्ष जी। आज की उज्जैन महानगर की जाति समाज की बैठक में हम सबके बीच में जिनका हमको मार्गदर्शन मिलने वाला है, हम सबके आदरणीय और सम्मानी भारतीय जनता पार्टी की आन बान और शान राज्यसभा के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सम्मानीय श्री अजय प्रताप सिंह जी भाई साहब, जो कि आज मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सब लोगों को इस दिशा में आगे बढ़ना है। आज हम सब लोगों की महती आवश्यकता क्या होगी, उस पर माननीय भाई साहब का हमको मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। जिस प्रकार से आज यह बैठक हो रही है, ऐसी बैठक है हमारी पूरी। मैं भाई साहब को अवगत कराना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर हर जिले में ऐसी समाज प्रमुखों की कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, जिसमें समाज के प्रमुख लोगों को जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब चूंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे आज आई है, वैसे अभी कल भी 2-3, लेकिन वहां पर काफी अच्छी संख्या थी। यह टेक्निकल प्रॉब्लम क्यों आ रही है, अभी हमारे टेक्निकल लोग जो बैठे हैं वो उसको दूर करेंगे, लेकिन इसमें काफी अच्छी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, समाज के प्रमुख जन। अब चूंकि कई ऐसे लोग हैं समाज के जो पहली बार जुड़ रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि कोई समस्या दिक्कत आ रही होगी। तो उसके लिए मैं भाई साहब से माफी चाहता हूं कि आगे की जो बैठक होगी उसमें हम प्रयास करेंगे कि संख्या का इस प्रकार से अभाव ना हो, सभी लोग जुड़ जाएं। और आज की इस बैठक में आप हमारे बीच में भाई साहब उपस्थित हुए, इसलिए मैं आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और आपका हमेशा इस प्रकार से हमको मार्गदर्शन लगातार मिले। साथ में बंधु जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं सबका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सिल्ली भाई साहब से निवेदन है, भाई साहब मार्गदर्शन करें। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई भगत सिंह कुशवाहा जी, मेरे मित्र श्री शील लश्करी जी, उज्जैन महानगर के जिलाध्यक्ष महोदय और इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता साथियों, आज ये कॉन्फ्रेंस हम सबके लिए कुछ नया अनुभव है। ये नया अनुभव हमको इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना संकट के कारण पूरी दुनिया में एक तरह का भय व्याप्त है और पूरी दुनिया नई तरह की जीवन शैली को अपना रही है। उस नई जीवन शैली में परस्पर संवाद करने का ये जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म का उपयोग है, ये धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है और आगे बढ़ता चला जाएगा। हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, हमको भी इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना सीखना चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पहले भी अनेक बैठकें संपादित की हैं और कोरोना काल में बहुत अच्छा उम्दा कार्य किया है। कार्यकर्ता साथियों, आप सभी को मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वितीय कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूर्ण हुआ है 30 मई को।
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी को इस उपलब्धि पर गर्व है। गर्व केवल इसलिए नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने। गर्व केवल इसलिए नहीं है कि द्वितीय कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूर्ण हुआ है। गर्व इसलिए है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रथम कार्यकाल में भी और द्वितीय कार्यकाल के प्रथम वर्ष में भी ऐतिहासिक कार्य किए हैं। जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा उन कार्यों का अवश्य उल्लेख होगा। और जो कार्य माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं वो भारत की एकता अखंडता से जुड़े हुए हैं, भारत के गरीब जन से जुड़े हुए हैं, भारत में रहने वाले सभी वर्गों से जुड़े हुए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रथम कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया और उसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी और उन्होंने उसको चरितार्थ करके दिखाया। 5 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने जो भी योजनाएं बनाई, जो भी काम किया, उसके केंद्र में गांव रहा, गरीब रहा। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पूर्व इस देश की 130 करोड़ की आबादी 130 करोड़ की आबादी में अधिकांश लोगों के बैंक खाते नहीं खुले हुए थे और इसके कारण सरकार इन गरीबों के लिए जो भी पैसा भेजती थी, इन गरीबों के लिए जो भी योजनाएं बनाती थी, इन गरीबों तक नहीं पहुंच पाता था। आप सभी को स्मरण है कि कांग्रेस नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं लेकिन गरीब तक मात्र 15 पैसे पहुंचता है। 85 पैसे कहां चला जाता है? 85 पैसे को कौन लूट लेता है, कौन डाका डालता है? वो 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। गरीब की इस पीड़ा को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा, उसका निदान किया, उसका उपाय किया और उसका निदान था कि गरीबों के बैंक खाते खोले जाएं। आज देश में बहुसंख्यक आबादी के बैंक खाते खुले हैं और जो गरीब का पैसा है, विभिन्न योजनाओं का पैसा है, डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से आज उसके खाते में पहुंच रहा है। हेलो, नितिन आवाज नहीं आ रही। भाई साहब का नेटवर्क कमजोर है लग रहा है। अच्छा, नहीं, भाई आवाज साहब नहीं आ रही बिल्कुल भी। जी, वो अभी आउट ऑफ नेटवर्क लग रहा है। भाई साहब आपका माइक चालू नहीं है। भाई साहब माइक चालू कर लीजिए। शुरू से ही चालू नहीं था कि अभी बंद हुआ? नहीं भाई साहब, अभी अभी आपकी आवाज आना बंद हो गई थी थोड़ी देर पहले। अभी बंद हुआ, शुरू से आ रही थी आवाज। कोई फोन न करो। आयुष्मान भारत के माध्यम से पूरे देश में गरीबों का इलाज हो रहा है और 50 करोड़ लोग इस आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं। 1 करोड़ लोगों को लाभ मिल चुका है। जेनेरिक दवाइयों की दुकानें मोदी मेडिकल स्टोर के नाम से हर छोटे बड़े शहरों में खुल गई हैं और जिसके कारण आज गरीब को महंगी दवाइयों से दो चार नहीं होना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अभूतपूर्व अद्भुत योजना है। मैं मोदी सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल की अगर योजनाओं की चर्चा करूंगा तो हमारी ये वीडियो कॉन्फ्रेंस का जो समय है वो बहुत सीमित समय है।
कम पड़ जाएगा। इसलिए मैं उदाहरण स्वरूप एक दो योजनाओं की आपसे चर्चा की है। आप सभी से आग्रह है कि आप सब भारतीय जनता पार्टी के प्रखर कार्यकर्ता हैं, आप इसको पढ़िए, जानिए, समझिए और पूरी ताकत के साथ आम जनता के समक्ष अपनी बात को रखिए। इससे जनता का भी प्रबोधन होगा, जनता को भी योजनाओं के संबंध में जानकारी मिलेगी और एक कार्यकर्ता के नाते हमारी भी जानकारी समृद्ध होगी और हमको भी गर्व और गौरव होगा। मोदी जी के द्वितीय कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूर्ण हो गया है। यह प्रथम वर्ष बड़ा ऐतिहासिक समय रहा है। एक सांसद होने के नाते मैंने सांसद का वो भी मंजर देखा है जब पूरा महीना का जो सत्र है वॉश आउट हो जाता था और 1% भी काम नहीं होता था। लेकिन इस बार मोदी जी के कारण लोकसभा में 132% काम हुआ, राज्यसभा में 100% काम हुआ और जब से भारत में संसद कायम हुई है तब से लेकर आज तक इतना रिकॉर्ड उत्पादक काम कभी भी संसद के पटल पर नहीं संपन्न हुआ है। ये माननीय मोदी जी उनकी सरकार की कर्मठता को प्रदर्शित करता है। मोदी जी ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। भाजपा कार्यकर्ता के नाते हम सबके दिल में हमेशा यह बात थी कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटे, जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग बने। हम नहीं जानते थे कि कैसे होगा ये, लेकिन हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस असंभव कार्य को संभव करके दिखाया है। आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई है, धारा 35 से समाप्त हो गई है। जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारत में हो चुका है। जम्मू कश्मीर का विभाजन करके जम्मू कश्मीर एक और लद्दाख दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। सबके मन में एक प्रश्न आता है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू होने से पहले क्या स्थिति थी, लागू होने के बाद क्या अंतर आया। हेलो। तीन भाई साहब का नेट गया, हाँ भाई साहब का नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, उनका नेट वापस आएगा तो वापस कनेक्ट होंगे। तो जब तक भाई साहब को कर लो। मैं विस्तार से तो हाँ, भाई साहब का नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है। जाति वर्ग उसको केवल जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 लागू थी तो मात्र सफाई कर्मचारी की ही नौकरी मिल सकती थी, लेकिन धारा 370 हटने के पश्चात सभी वर्ग के लोगों को समान अवसर है। वो अपनी योग्यता के आधार पर, मेधा के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर जीवन में सर्वोच्च ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। धारा 370 लागू थी, ऐसे बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर हिंदुस्तान आए थे और जम्मू कश्मीर में बस गए थे, उनको भारत की नागरिकता प्राप्त थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में मताधिकार प्राप्त नहीं था। वो विधानसभा में वोट नहीं दे सकते थे, लोकसभा में वोट नहीं दे सकते थे, पंचायत के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में वोट नहीं दे सकते थे। उनके नागरिक अधिकार छीन लिए गए थे। धारा 370 हट गई, उनके नागरिक अधिकार बहाल हो गए हैं और नागरिक अधिकार बहाल होने के कारण अब उनको शिक्षण संस्थाओं में सुविधा मिल रही है और विभिन्न सरकारी नौकरियों में भी जिसका जो हक है उसको प्राप्त हो रहा है। जम्मू कश्मीर की बेटी जब भारत के किसी दूसरे प्रांत में शादी कर लेती थी, उसकी वहां से नागरिकता समाप्त हो जाती थी, उसको संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। और अगर पाकिस्तान के किसी लड़के से शादी कर लेती थी तो उस पाकिस्तानी लड़के को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी, संपत्ति का अधिकार मिल जाता था। कितनी विडंबना थी। आज स्थिति उलट गई है। अब धारा 370 हट गई है,
जम्मू कश्मीर की कोई बिटिया भारत के किसी भी लड़के से विवाह करेगी तो उसके अधिकार नहीं छीने जाएंगे, संपत्ति का अधिकार रहेगा, नागरिकता उसकी कायम रहेगी। अब कोई पाकिस्तानी वहां की लड़की से शादी करेगा तो उसको नागरिकता नहीं प्राप्त होगी। इसलिए धारा 370 कितनी बड़ी बाधक थी जम्मू कश्मीर और भारत के विलय के बीच में। कितना लोगों को अन्याय झेलना पड़ता था। लोग कहते थे कि धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन आपने देखा कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन ठोस और दृढ़ तरीके से धारा 370 हटा दी गई और किसी चिड़िया ने भी पंख नहीं मारा। ये है मोदी सरकार की विशेषता, ये है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की विशेषता। राम मंदिर हम सबके दिल में हमेशा से स्थान रहा है। राम मंदिर के लिए हम में से अनेक लोगों ने आंदोलन में भाग लिया है। लगता था कि राम मंदिर हमारे जीवन काल में बनेगा कि नहीं बनेगा, राम जन्मभूमि मुक्त होगी कि नहीं मुक्त होगी, लेकिन मोदी पक्ष का फैसला आ गया है और राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बन गया है। राम मंदिर निर्माण की कार्रवाई शुरू हो गई है। एक राम भक्त होने के नाते, एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते, एक सच्चा हिंदू होने के नाते हम सबको इस बात का गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए कि हमारे जीवन काल में जिसके लिए हमने अपना समर्पण किया, जिसके लिए हमने संघर्ष किया, हम सबकी वो इच्छा पूर्ण हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। बहुत सारे बिंदु हैं, मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूं, लेकिन मैंने प्रथम दो जो हमारे वैचारिक बिंदु है उसको छूने का प्रयास किया है। आज कोरोना का संकट है। इस कोरोना के संकट में पूरी दुनिया परेशान है। भारत 135 करोड़ का देश है और पूरे यूरोप की आबादी 142 करोड़ है। 142 करोड़ की आबादी में 12 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं। 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन 135 करोड़ की आबादी में आज की तारीख में लगभग 2 लाख लोग संक्रमित हैं। कहां 12 लाख और कहां 2 लाख। और जो मृत्यु का आंकड़ा है, अमेरिका जैसे देश 50,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, ब्राजील, चीन, यहाँ मौत का आंकड़ा जो है सुरसा की तरह बढ़ रहा है, सुरसा की मुंह की तरह बढ़ रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में 2 संक्रमित हुए हैं और मौत का आंकड़ा मुश्किल से 5-6 हजार लोगों का है। यहाँ पर जो डेथ रेट है 9% है और दुनिया में डेथ रेट 7.9% है। आखिर ये अंतर क्यों है भारत और दुनिया में? ये अंतर है केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के कारण। नरेंद्र मोदी जी ने एक दूरदर्शी नेता होने के नाते समय पर कोरोना संकट को पहचाना, लॉकडाउन किया, क्योंकि इस कोरोना से बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, केवल और केवल लॉकडाउन है। उस लॉकडाउन का परिणाम आज हमको कि हमारा 135 करोड़ की 99% लोग आज सुरक्षित है, 99% लोग सुरक्षित हैं। और अगर मोदी जी समय पर लॉकडाउन नहीं करते तो आज हिंदुस्तान में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो करोड़ों की होती और मृत्यु दर लाखों में होती। इसलिए आज इतने सारे लोगों की जान बची है, संक्रमण से बचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण बचे। यूरोप में बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधाएं, उनके हॉस्पिटल हमारे हॉस्पिटल से बहुत अच्छे हैं, इक्विपमेंट अच्छे हैं, हर तरीके की साधन सुविधा है। उनकी तुलना में भारत कहीं पर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जब कोरोना प्रारंभ हुआ तो हमारे यहाँ हर तरीके का अभाव था। जो N95 मास्क है, जो प्राइमरी आवश्यकता है, वो हिंदुस्तान में नहीं बनता था। जो PPE की डॉक्टर पहनकर इलाज करते हैं वो भी नाम मात्र के लिए बनते थे। वेंटिलेटर्स की कमी थी, कोविड-19 को डेडिकेटेड हॉस्पिटल की कमी थी, अस्पतालों में बेड की कमी थी।
अगर करोड़ों लोग आज बीमार हो जाते ना तो हिंदुस्तान की सारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो ध्वस्त हो जाती। लेकिन न केवल करोड़ों लोगों से संक्रमित होने से बचाया मोदी जी ने, बल्कि इस समय को सदुपयोग करके हिंदुस्तान की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया। आज N95 मास्क के उत्पादन में हिंदुस्तान आत्मनिर्भर है। हिंदुस्तान न केवल हिंदुस्तानियों के लिए मास्क बना रहा है बल्कि विदेशों में भी निर्यात कर रहा है। पीपीई किट के निर्माण में हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हो गया। जितना पीपीई किट चाहिए हिंदुस्तान में निर्माण होगा, हिंदुस्तान विदेशों को भी निर्यात कर रहा है। वेंटिलेटर की पर्याप्त संख्या हो गई है। कोविड-19 को डेडिकेटेड 1700 हॉस्पिटल हिंदुस्तान में तैयार है और बेड की संख्या जो है 20 लाख से अधिक बेड तैयार है। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इन 2 महीनों के अंदर किया है, 2 महीनों के अंदर किया है। लॉकडाउन में जो गरीब मजदूर फंसे हुए थे उनकी भी चिंता किया। सारे प्रवासी मजदूर उनके खातों में 1-1 हजार रुपए डाला, जिससे कि लॉकडाउन की अवधि में उनको भोजन पानी की किसी भी तरीके से तंगी ना हो। सरकारों को पैसा दिया, राज्य सरकारों को पैसा दिया कि आप भोजन बंटवाइए, फ्री भोजन बंटवाइए। आज करोड़ों करोड़ पैकेट फ्री में राज्य सरकारों के माध्यम से इन गरीब मजदूरों को भोजन के लिए इस लॉकडाउन की अवधि में दिया गया। जिनके नाम पर राशन कार्ड नहीं है उनको कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं और चावल और 1 किलो दाल मुफ्त में दी जाएगी। आज हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को ये सुविधा दी गई है। हमारे जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, कोरोना संकट में सबसे अधिक परेशानी उन्हीं को थी। उन दिव्यांगों को, बुजुर्गों को 500 रुपया प्रति माह उनके खाते में जमा कराया गया। हमारी माताओं बहनों को 1-1 हजार रुपया दिया गया। जो प्रवासी मजदूर हैं, जो घर जाना चाहते थे, उनके लिए 3700 से अधिक श्रमिक ट्रेनें चलाई गई हैं। हमारे मीडिया के कुछ लोग दुष्प्रचार करते हैं कि ये मर गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में कितने प्रवासी मजदूर हैं? 15 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूर हैं। अब 15 करोड़ लोगों की आबादी को इधर से उधर करना कोई मामूली बात नहीं होती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो 50 लाख की आबादी इधर से उधर हुई थी और 50 लाख की आबादी में कितने लोगों का कत्लो गारत हुआ था, कितने लोग काल की गाल में समा गए थे। आज 15 करोड़ की आबादी को सुरक्षित सकुशल उनके घर में पहुंचाया, बसों के माध्यम से पहुंचाया, ट्रेनों के माध्यम से पहुंचाया। और ये आपदा ईश्वरीय है, पहले से तैयारी नहीं थी, अचानक ही सब तैयारी जुटानी पड़ी है। लेकिन जो लोग सकुशल सुरक्षित अपने घर में पहुंचे उनकी संख्या करोड़ों में है। उनकी तुलना में जो किसी कारण से काल के गाल में ईश्वर को प्यारे हो गए उनकी संख्या उंगलियों में गिनी जा सकती, सैकड़ों में है। इसलिए मोदी जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और केवल मोदी सरकार नहीं, आज मध्य प्रदेश में तो हमारे शिवराज सिंह जी की सरकार है। शिवराज सिंह जी की सरकार ने भी बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। मैं दिल्ली में था इस दौरान, दिल्ली के मीडिया के लोग शिवराज सरकार की प्रशंसा करते थे। किस बात के लिए? कि प्रवासी मजदूर जो दूसरे प्रांतों से अपने घरों को जा रहे थे, जितनी सुविधाएं मध्य प्रदेश ने दिया है, जितनी सेवा मध्य प्रदेश ने किया है, किसी दूसरे प्रांत में इतना आतिथ्य उन मजदूरों का नहीं हुआ। मजदूर मध्य प्रदेश की धरती में पांव रखे तो उनका अतिथियों जैसा सत्कार किया, उनके भोजन की चिंता की, पानी की चिंता की, रात है तो आश्रय की चिंता की। जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, गर्मी का समय है तो जूते पहनाए, बीमार हो गए तो दवाई कराई। मध्य प्रदेश की धरती के अंदर किसी को भी पैदल नहीं चलने दिया गया। तो जहां जाना चाहते हैं, दूसरे प्रांत है तो मध्य प्रदेश की सीमा तक, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो उनके गांव तक मध्य प्रदेश सरकार ने उनको पहुंचाया, सकुशल पहुंचाया, शानदार तरीके से पहुंचाया। हमारी आदिवासी बहनें जो सहरिया, बैगा इन जातियों की हैं, उनको 1-1 हजार रुपए इस कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी ने दिए। प्रत्येक जिले में 2 करोड़ रुपया
माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, तो उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो, क्वारंटाइन सेंटर की भरपूर व्यवस्था हो। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि जिसने पूरे प्रांत में आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़े का वितरण किया, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दवाइयों का वितरण किया, फीवर क्लिनिक खोले। अब फीवर क्लिनिकों का आज बहुत शानदार तरीके से उपयोग हो रहा है। इतना नहीं, इस कोरोना काल में जो अन्य तरीके के संकट, उनका भी समुचित किसानी से जुड़े हुए हैं। आज वाला प्रदेश है, हमसे मीलों पीछे छूट गया। 122 लाख मीट्रिक टन मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जित हुआ है। कटाई का समय था, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कटाई से किसान कर नहीं पा रहा था, बाहर से हार्वेस्ट नितिन जी, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। के किसानों को दिया, संशोधन कर दिया। आप मंडी नहीं ले जाना चाहते, व्यापारी को बेचना चाहते, व्यापारी को बेचिए। स्व सहायता समूह को देना चाहते, स्व सहायता समूह को दीजिए। व्यापारी आपके घर से अनाज क्रय करके ले जाना चाहता है, व्यापारी को छूट दिया। मध्य प्रदेश के अंदर जो छोटे श्रमिक हैं, जो विभिन्न कल कारखानों में काम करते हैं, उनके लिए मोदी सरकार ने प्रावधान किया, शिवराज सरकार ने प्रावधान किया, श्रम कानूनों को बदल दिया। और उसका परिणाम है इस कोरोना संकट को मध्य प्रदेश ने बहुत हंसते हंसते सामना किया है। और इसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में कोरोना पराजित होता दिखाई दे रहा है। एक समय मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमितों की संख्या की बाढ़ लग गई थी, लेकिन आज ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है। मध्य प्रदेश का जो रिकवरी रेट है पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। 68% मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट है। और ये अगर संभव हुआ तो शिवराज जी के कारण हुआ, उनकी टीम के कारण हुआ। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने भी अभूतपूर्व काम किया। आप सभी को भी वंदन है, अभिनंदन है। हर जिले की कहानी है, हर जिले में कार्यकर्ता बिल्कुल झूम कर सामने आया। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने आह्वान किया था, फीड द नीडी, उस पर अक्षरशः अमल करते हुए मध्य प्रदेश के सारे गरीबों को, सारे भूखे लोगों को कार्यकर्ताओं ने अपने घर से भोजन बना बना कर पहुंचाया है, खिलाया है, प्रेम से उनका आतिथ्य सत्कार किया है। जितना भी अभिनंदन किया जाए कार्यकर्ताओं का कम है। हर जिले में अभूतपूर्व काम हुआ है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं। साथियों, कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन लगातार 3 महीने तक लॉकडाउन के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ रहा है और इस अर्थव्यवस्था को भी कायम रखना है। अर्थव्यवस्था के संकट को भी हमको झेलना है, समाप्त करना है। इसका एक ही उपाय है कि हम शने शने लॉकडाउन हटाएं, अनलॉक करें, अपने काम धंधे को सावधानियां बरतते हुए शुरू करें। और काम धंधा हम शुरू करें, इसके लिए मोदी जी ने भारत के सभी नागरिकों के लिए आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। उसके लिए पैकेज दिया है और वो पैकेज 20 लाख करोड़ का पैकेज है। ये 20 लाख करोड़ भारत की जो जीडीपी है उसका 10% है। पूरी दुनिया में इतना बड़ा पैकेज केवल भारत से ज्यादा अमेरिका ने दिया है, बाकी और किसी दुनिया के देश ने नहीं दिया है। बड़े बड़े यूरोपीय देश हैं, संपन्न देश हैं, लेकिन अपनी नागरिकों की जितनी प्राथमिकता, जितनी चिंता मोदी जी ने किया है, किसी दूसरे देश ने नहीं किया। और ये पैकेज भी समाज के सभी वर्गों के लिए है। 1,70,00,000 रुपए का पहला पैकेज जो है गरीबों के लिए है, श्रमिकों के लिए है, गांव के लिए है, माताओं के लिए है, बहनों के लिए है। लगभग 6 लाख करोड़ का पैकेज किसानों के लिए है, उनकी फसल के लिए है, फसल के उपार्जन के लिए है, लॉजिस्टिक निर्माण करने के लिए है, खेती किसानी के जो अवसंरचना
है उसके निर्माण के लिए है, खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट स्थापित करने के लिए है, किसानों को ठीक से मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए वो उनको रेल परिवहन की सुविधा, किसान उड़ान की सुविधा, इसके लिए सारा प्रावधान किया गया है। जो हमारे लघु एवं कुटीर उद्योग हैं, इनका देश की जीडीपी में 29% योगदान है। सर्वाधिक रोजगार इसी क्षेत्र से आता है। आज इस क्षेत्र को भी मजबूती देने के लिए लगभग 5,94,000 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है माननीय मोदी जी ने। इसके माध्यम से जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, लघु एवं कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग सेक्टर, तो अपने पांव में खड़ा हो जाएगा। उसके लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की है, उसके लिए लिक्विडिटी बढ़ाई है, तरलता बढ़ाई है। बड़ा मोटा सिद्धांत है कि जब लोगों के पास पैसा आएगा, जेब में पैसा आएगा, तो बाजार में खरीदारी करेंगे। बाजार में खरीदारी करेंगे तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। यही मूल मंत्र है, और इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। इस पैकेज के माध्यम से प्रत्येक भारतवासी की जेब में ये लिक्विडिटी बढ़ने के कारण पैसा पहुंचेगा, और प्रत्येक भारतवासी की जो क्रय क्षमता है वो बढ़ेगी, उसके खरीदने की शक्ति बढ़ेगी, तो उत्पादन की भी ताकत बढ़ेगी। और भारत तो ऐसा देश है कि उसको किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं। हमारी आबादी इतनी ज्यादा है कि हम अपनी आबादी के बल पर, अपनी आबादी की मांग के बल पर ही अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं। हमको किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं। इसलिए आत्मनिर्भर भारत का जो उन्होंने आह्वान दिया है, आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज किया है, इसको हमको आगे बढ़कर स्वीकार करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। और मोदी जी ने जो आह्वान किया आत्मनिर्भर भारत, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए पिछड़ा वर्ग के भी हमारे भाई अपना योगदान दें। और आप अपना योगदान अपने हुनर के माध्यम से दे सकते हैं, क्योंकि अधिकांश पिछड़े वर्ग के जो भाई हैं, या तो कृषि से जुड़े हैं अथवा विभिन्न कारीगरी कामों से जुड़े हुए हैं। आपके ही दम पर एमएसएमई सेक्टर सरवाइव करता है। इसलिए अगर आपने मोदी जी के इस आह्वान को साकार किया, तो न केवल आप अपना और अपने परिवार का भला कर रहे हैं, बल्कि सही मायने में आप भारत की सेवा कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस आह्वान को स्वीकार करेंगे और भारत की सेवा में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शील जी, अब मैं एक संकल्प है माननीय मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का, उस संकल्प को मैं बोलूंगा, आप सभी लोग जहां पर भी हैं, जिस स्थिति में भी, उसको दोहराएंगे। जी भाई साहब। जी 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 भाई साहब। जितने भी लोग फोन कॉल में हैं, प्लीज फोन कॉल बंद करके संकल्प का पालन करें भाई साहब। सब अपने कुछ चालू, आवाज चालू, अनम्यूट कर लो सब। अनम्यूट कर दो। मैं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प लेता हूँ भारत की राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, समतामूलक समाज, धर्म समभाव, मूल्य आधारित राजनीति को भाजपा कार्यकर्ता के रूप में निष्ठा रखते हुए आगे बढ़ाऊंगा।
देश के स्थानीय उत्पादों के देश के स्थानीय उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन के रूप में कार्य करूंगा। यथासंभव लोकल उत्पादों को भी खरीदूंगा। कोविड की महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता एवं स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद भाई साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। भगत सिंह जी, जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हम सभी को मार्गदर्शन दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करता हूं और आशा करता हूं हमेशा आपका ऐसा मार्गदर्शन को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी जी। शील जी भाई साहब, क्या बैठक को समाप्त करें? हाँ, अब 1:30 बजे करते हैं फिर अपन। आप सभी का जी आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जितने हैं, इनको मैंने आगे की मीटिंग की भी लिंक भेज दी, वो तुरंत जुड़ जाएंगे उसके बाद। शाहजहांपुर, रतलाम और मंदसौर तीनों जगह। नहीं, हाँ, अभी इसके बाद शाहजहांपुर की है 1:30 बजे, तो उसमें धीरज भाई, रवि